नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है वो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। 2024 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजीएस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आरटीजीएस आर मिनिएचर fission reactors. RTGS are used for powering the onboard system of spacecrafts. RTGS can use plutonium 238 which is a byproduct of weapons development. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें अगर आपको पता हो कि क्या है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ न्यूक्लियर बैटरी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हीट प्रोड्यूस बाय डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है यहाँ? प्लूटोनियम 238 जो है ये डाइऑक्साइड है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ये नेचुरल डिके होता है, नेचुरल डिके होता है। इसमें आप जो है मिनिएचर ये फिशन रिएक्टर नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये गलत है और सेकंड सही है, क्योंकि इसमें इसको स्पेसक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ क्या होता है? आरटीजीएस आर यूज टू पावर स्पेसक्राफ्ट एंड देयर इंस्ट्रूमेंट। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड हीट टू कीप स्पेसक्राफ्ट सिस्टम वार्म इन कोल्ड एनवायरनमेंट। तो ये वार्म रखता है स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम को और उसको स्पेसक्राफ्ट और उसके इंस्ट्रूमेंट को पावर करता है। जैसे कि क्यूरियोसिटी रोवर, मार्स 2020 एंड अपकमिंग नासाज ड्रैगन फ्लाई मिशन इज ऑल यूज आरटीजीएस। तो आरटीजीएस इन सब में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा ये 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में आपको पता लगाना है कि जो पहली स्टेटमेंट या पहले तो ये कि दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। अगर सही है, क्या पहले वाली सेकंड वाली को एक्सप्लेन कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। तो इसमें कि जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार। स्टेटमेंट 2 है कि कंपेयर टू द डॉर्फ स्टार जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसमें से क्या आंसर होगा कि जो नो डॉर्फ स्टार लिव लॉन्गर देन जायंट स्टार। तो जो जायंट स्टार है वो उससे डॉर्फ स्टार ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, ये ज़्यादा लॉन्गर लिव करते हैं, डॉर्फ स्टार ज़्यादा लॉन्गर लिव करते हैं बजाय कि जायंट स्टार। तो एक तो ये हो गया, ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। डॉर्फ स्टार कैन लिव फॉर टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ईयर्स वाइल जायंट स्टार कैन लिव फ्यू मिलियन टू फ्यू बिलियन ईयर्स। तो उसमें क्या है, ये कम टाइम तक रहता है। न्यूक्लियर फ्यूल जायंट स्टार हैव ए हायर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसकी सेकंड स्टेटमेंट सही है देन डॉर्फ स्टार विच मीन्स दे बर्न थ्रू देयर न्यूक्लियर फ्यूल फास्टर। तो वो बेसिकली ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसी के वजह से जायंट स्टार कम टाइम तक रहता है। ठीक है, तो जायंट स्टार कम टाइम तक रहता है डॉर्फ स्टार से। तो उसका रीज़न क्या है कि न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो ज़्यादा जल्दी इसका बर्न होता है। जायंट स्टार आर मोर मैसिव देन डॉर्फ स्टार विच मीन्स दे हैव हॉटर डेंस कोर्स एंड दिस एक्सेलरेट फ्यूजन प्रोसेस। और ये बड़े होते हैं तो इनका जो क्या बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्सेलरेट होता है, वो डेंस कोर होता है, हॉटर होते हैं, इसीलिए जायंट स्टार जल्दी कम खत्म हो जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम होता है। तो ये वेरी मैसिव होते हैं। स्टार लाइक सन कैन कंटिन्यू फ्यूजिंग हाइड्रोजन अबाउट 10 to 10 बिलियन ईयर्स। वेरी स्मॉल स्टार्स कैन कीप फ्यूजिंग हाइड्रोजन फॉर अप टू ट्रिलियन ऑफ ईयर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। इसमें एक्सप्लेनेशन वाला हटी गया क्योंकि इसमें कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो ऐसा क्या चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है जो कि ह्यूमन ब्लड वेसल को डायलेट करता है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है? तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें, क्या है, द ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नाइट्रिक ऑक्साइड ए मॉलिक्यूल दैट डायलेट्स ब्लड वेसल। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स ये ध्यान रखना है, लाइनिंग ब्लड वेसल्स। इट रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स इन द वेसल वॉल विच कॉजेज ब्लड वेसल टू डायलेट एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑल्सो प्रोटेक्ट टिश्यूज फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय लो ब्लड सप्लाई। तो ये लो ब्लड सप्लाई है उससे जो टिश्यू डैमेज होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और इट ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द नाइट्रीरेजिक न्यूरॉन्स दैट आर एक्टिव ऑन स्मूथ मसल्स। तो बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, बेसिकली हमारे दिमाग में सिग्नल पास करता है। न्यूरो जो ट्रांसमीटर एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ये काम करता है। रोल इन ब्लड प्रेशर, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लेज की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। इट ऑल्सो डिक्रीजेज हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो इससे क्या है, हार्ट अटैक की जो वो है रेशो है वो भी कम हो जाती है। पीपल विद एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन ऑफन इम्पेयर नो नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवेज। तो अगर जिनको ये डायबिटिक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उससे क्या है इनका नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है, वो ब्लॉक कर देता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के पाथवेज है, इस वजह से ही उनको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर कंसीडर द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ नैरोकॉटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट और मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। इनमें से जो ऊपर एक्टिविटी दी हुई है इनमें से रडार किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? तो आपका रडार किस किस के रडार यूजेज रेडियो वेव्स। क्या रडार क्या यूज़ करता है? रेडियो वेव्स करता है जो कि
बेसिकली आपका जो फिजिकल बैरियर है उसको पास करता है, कि आपके फिजिकल बैरियर को पास करके वो चीज़ें देख सकता है जो आप नहीं नेकेड आई नहीं देख सकते। टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स बाय ट्रांसमिटिंग पल्सेज एंड एनालाइजिंग द रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स। दे मेजर डिस्टेंस, स्पीड, डायरेक्शन, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन एविएशन, मैरीटाइम नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग, मिलिट्री एप्लीकेशन। तो रडार इन सब यूज़ में, रडार इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। मिलिट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप डिटेक्ट करते हो कोई मिसाइल आ रही है तो रडार में डिटेक्ट होती है और उसको क्या है डिफ्यूज़ कर सकते हैं। रडार एनेबल्स प्रिसाइज ट्रैकिंग, सर्विलेंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है कि रडार, तो पहली स्टेटमेंट क्यों सही है कि रडार कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स ऑन पैसेंजर एयरक्राफ्ट। तो ये यूएस में ये 7,000 से जो 8,000 7-8 हज़ार ऐसे एयरक्राफ्ट है जहां ये डेली बेसिस पे जो ड्रग्स को है आइडेंटिफाई करने के लिए रडार यूज़ करते हैं एरोप्लेन में। फिर रडार आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर मॉनिटरिंग प्रेसिपिटेशन। तो उसके लिए तो वेदर रडार्स, स्पेसिफिकली डॉपलर रडार्स, आर इंस्ट्रूमेंटल इन मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग प्रेसिपिटेशन, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड प्रेडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स। फिर तीसरी स्टेटमेंट भी सही है कि रडार कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैक द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली बर्ड्स एंड बैट्स। तो ये माइग्रेशन जो बर्ड्स है उनकी माइग्रेशन और इन सब के लिए भी यूज होता है। तो इसका आंसर ऑल थ्री है। वैसे डाइसी आंसर है, कुछ इसको ओनली टू भी बोलते हैं कि अच्छा नारकोटिक और इन सब में ये यूज़ नहीं होता है रडार, बट कुछ वेबसाइट्स ये इसका आंसर जो है ऑल थ्री बताता है। तो हम ऑल थ्री ही लेके चल रहे हैं क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है और तीनों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, रफेल, मिग-29 और तेजस MK1, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंसिडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इंडिया का अभी तक कोई भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। 4.5 जनरेशन वाला है वो रफेल है, जो डसॉल्ट जो कि फ्रांस की कंपनी है उसने बिल्ड किया है इंडिया के लिए। इंडिया अभी फिफ्थ बनाएगा, वो उसको क्या नाम दिया इन्होंने, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि अभी 2026 तक ही आएगा, 25-26 तक ही आएगा। चाइना ने जो है अनवेल किया इसका 6th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट जिसका नाम रखा है वाइट एलिफेंट। तो ये इस साल के प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड अनऑफिशियली कॉल्ड J-36, तो इसको J-36 भी बोलते हैं, वाइट एलिफेंट भी बोलते हैं। ए टेस्ट फ्लाइट दैट शूक ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस सर्कल। तो ये बेसिकली बीजिंग के बारे में। और इंडिया का जो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम है उसका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नाम है। क्रिटिकल इनिशिएटिव है जो कि अभी 2026 या 25 या 26 में लॉन्च होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन, कि इंडिया के पास अभी फिफ्थ जनरेशन कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।